चलो, सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। नहीं, मन की बात है, बताना जरूरी है ना? मन की बात है, बताना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, बता रहे। तो ऐसा है कि कल शाम में सोच रहे थे, 6 to 7 के बीच का समय था। हम सोचे कि ऐसे एक बंदे को हम हायर करेंगे जो हमारी कमियों को बताएगा। क्या करेगा? सिर्फ मेरी कमी बताएगा। उसको हम सैलरी देंगे, कमी बताने की सैलरी। दिन भर उसको, कम से कम दिन भर हमारे अंदर से 50 कमी निकालना है। शुरू में धीरे धीरे कमियां कम होते जाएगी, ठीक है? धीरे धीरे कमियां कम होते जाएगी। कम से कम उसको 50, ठीक है, 30 से 50 के बीच में उसको कमियां निकालना है। दिन भर बैठकर सिर्फ उसका यही काम रहेगा, मेरे अंदर की कमी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कमी, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर की कमी, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर की कमी, हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें कमी, सिर्फ कमी निकालें। एक ऐसे ही 50 से 60 साल का या फिर 40 से 50 साल का बीच का कोई एक बड़े से व्यक्ति को हम हायर करें, उनको बकायदा सैलरी दें और उनसे कहें कि सिर्फ आपका यही काम रहेगा कि मेरे अंदर, मेरे क्लास के अंदर, मेरे वर्क के अंदर सिर्फ कमियां आपको निकालना है। सिर्फ कमियां निकाल के मुझे बताना है। कमी निकालकर फेसबुक पोस्ट नहीं डालना है, कमी निकालकर मुझे बताना है। क्यों? क्योंकि जो कमी अगर मुझे बताएंगे आप, तो धीरे धीरे करके मेरे अंदर की सारी कमियों को हम दूर करते जाएंगे। हमारे पिताजी ना बहुत टैलेंटेड इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है। टैलेंटेड, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट उस वक्त के हैं, ठीक है? तो उस वक्त के ग्रेजुएट तो बहुत ज्यादा पढ़े हो माने गए, उस वक्त के सिंपल ग्रेजुएट थे। तो वो ग्रेजुएट है, लेकिन वो बातें ना डिग्री पीएचडी लेवल के करते हैं। हमसे हमसे वो कहते हैं, ठीक है, बचपन से यही सिखाते आए हैं, निंदक नियरे राखिए। ये किसी का दोहा है, किसी बड़े संत का दोहा है, या शायद कहीं किस बुक में मिलेगा, ठीक है? पिताजी पढ़े होंगे और हमसे बताए, निंदक नियरे राखिए। इसके आगे का हम भूल गए ठीक है, आगे का हम सच में भूल गए। मतलब कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखिए, ठीक है? पास जब रखिएगा तभी क्या होगा? तभी आपके अंदर की कमियों के बारे में आपको पता चलते रहेगा और आप उस पर काम कर सकते हैं, उस पर सुधार कर सकते हैं। अच्छा, कबीर का या रहीम का, आई डोंट नो। निंदक नियरे राखिए, आंगन पुती छवाए, बिन साबुन, बिन पानी साबुन, बिना निर्मल हो तो सुधार, ऐसा ही कुछ है, ठीक है? ऐसा ही कुछ है दोहा टाइप, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। अपने में कमी, कमी बस कोई हमें बताए और हम उस कमियों को सुधार करें, ठीक है? हम इसके पहले जब भी क्लास में जाया करते थे, या यहाँ पे बेगूसराय में जो क्लास चलता था, जब क्लास का टाइम होगा 5 मिनट पहले हम लोग निकलेंगे, ठीक, घर से। ये सबसे बड़ी कमी थी। क्लास, क्योंकि बच्चे भी लेट से आते थे, लेट से असेंबली होंगे वगैरह वगैरह, तो हम लोगों को वो कमी था हमारे अंदर, ठीक है? हम क्लास जब स्टार्ट होगा उसके 5 मिनट पहले घर से निकलेंगे। वो गलत बात है, पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाएगा, टाइम से 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा निकल जाएगा, ठीक है? तो ये कमी थी हमारे अंदर। लेकिन फिर जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है, 1 मिनट भी हम लेट नहीं हुए। घर से सेम जगह पे आना पड़ता है क्लास लेने के लिए, लेकिन फिर भी 1 मिनट आज तक हम लेट नहीं हुए, और ये रिकॉर्ड बरकरार रखना हम चाहते हैं, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हमारे अंदर ये कमी है।
उसको सुधार करना बहुत जरूरी है। और उसको सुधार कैसे किया जाएगा? काम किया जाएगा। ठीक है, तो अपने अंदर की कमियों को हमेशा क्या करते रहना चाहिए? सुधार करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? न्यूक्लियस को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? न्यूक्लियस को स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट जो है हमारे सेल के लिए इतना जरूरी है जितना आपके बॉडी के लिए ब्रेन की आवश्यकता है। यानी पूरे सेल को रेगुलेट करना किसके अंडर में है? इस न्यूक्लियस के अंडर में। पूरे सेल को क्या करता है? रेगुलेट करना किसके अंडर में है? इस न्यूक्लियस के अंदर में। और इसीलिए न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। न्यूक्लियस क्या कहलाता है? इसीलिए न्यूक्लियस कहलाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ओके, हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होता है? क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है? यस, होता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या ये यूकैरियोटिक सेल में होता है? यस, ये होता है यूकैरियोटिक सेल। मतलब ये कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस कहां होता है ये बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। न्यूक्लियस के बारे में बच्चा पढ़ते आ रहे हो, बचपन इन द सेंस आप लोग 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे या 5 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रोकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, हर जगह प्रेजेंट होता है ना? बोलो हाँ या ना? हर जगह होगा, दोनों में होगा न्यूक्लियस। बोलो हाँ या ना? यस। चलो, हम लोग ये जानते हैं ऑलरेडी कि प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में होता है ना? कहां होता है? प्रोकैरियोट में भी न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। यस, वैष्णवी ने कहा यस। क्या आप लोग सब सहमत हैं? है ना? होता है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस हमारा जो ब्रेन ऑफ द सेल है वो प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। अगर आप ये बात से अगर सहमत हैं, इसका मतलब आप सही नहीं है। आप क्या नहीं है? सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाँ अभिषेक, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है बताइए? आपने हाथ उठाया है। हाँ हाँ हाँ, यस। सो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है। यस, ओके, सो यहां पे आप लोगों ने एकदम सही पकड़ा। प्रोकैरियोट में भाई न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे हम इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन ये क्या है? न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल रहेगा, फॉइल्ड और क्या कह सकते हैं इसको, ऐसे फ्लोट करेगा। ठीक है, ऐसे ही फ्लोट करेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स, जो कि डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल बनेगा। लेकिन अगर हम इस मेम्ब्रेन को हटा देते हैं, मान लो हमने इस मेम्ब्रेन को क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, हटा दिया मेम्ब्रेन को। अब ये जो फ्लूइड है क्या एक ही जगह पर ऐसे इकट्ठा रहेगा? नहीं, फ्लूइड फ्लो कर जाए। सो क्या अब ये न्यूक्लियस रह गया? नहीं रह गया। अब सिर्फ क्या रह गया? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रह गया। ठीक है, तो ये क्या है? यस ऑफ कोर्स, तो ये क्या है? ये न्यूक्लियस नहीं है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस कहां से है? तो न्यूक्लियस ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यहाँ पे मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है।
जब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो फ्लूइड कहां से आएगा, इसमें फ्लूइड स्टोर कैसे होगा, इकट्ठा कैसे रहेगा, तो फ्लूइड साइटोप्लाज्म है ना। तो यही है डिफरेंस न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस यानी प्रॉपरली उसका मेम्ब्रेन होता है, उसमें प्लाज्म होता है, उसके बाद उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियोइड यानी सिंपली अगर नेकेड जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फ्लोट कर रहा है हम उसको न्यूक्लियोइड कहेंगे, वो न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियोइड फॉल्स न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं है भाई, वो न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जो ऐसे ही फ्लोट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। चलो उसके बाद किसमें न्यूक्लियस नहीं हो सकता है, उसके बाद हो सकता है मैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी में क्या नहीं रहता, न्यूक्लियस नहीं रहता। मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरी बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अगर आपको हम बताएं तो क्या एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस रहता है? ऐसा है कि हमारा ये एक सेल है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, क्या जरूरी है कि एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस हो। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है। यानी हमारा जो स्केलेटल मसल सेल हमारे बॉडी में, जो आप मसल्स देख रहे हो, ठीक है, मसल है नहीं लेकिन अगर होता तो क्या होता, यहाँ पे मसल होता है ना, इसको क्या कहते हैं, ट्राइसेप्स कहते हैं कि बाइसेप्स कहते हैं? बाइसेप्स। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम में, किसको क्या कहते हैं, बाइसेप्स की ट्राइसेप्स? हाँ 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 अनुष्का, वेरी नाइस। तो क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ, यानी हमारा जो हड्डी है इसके साथ जुड़ा हुआ जितने भी मसल्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, तब भी जाकर हड्डी मूव करता है। हड्डी अपने आप नहीं मूव करता है, ना ही हड्डी में कोई मूवमेंट होता है। हड्डी तभी मूव करता है जब मसल्स मूव करते हैं, हड्डी से जुड़े हुए मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। और वो स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे बॉडी में या बाहर में माइक्रोब्स में या कहीं और सिर्फ एक ही सेल में एक ही न्यूक्लियस हो, जरूरी ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है एक सेल। एक सेल सिर्फ यूनी न्यूक्लिएटेड नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस क्या होता है प्लांट सेल में, यही प्लांट सेल में छोटा सा होता है न्यूक्लियस, और सेंट्रली प्लेस्ड होता है कि पेरिफेरल में होता है, पेरिफेरल साइड में होता है। यानी अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो ये मान लो कि ये हमारा प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में एक कोने में पेरिफेरल साइड में आपको न्यूक्लियस छोटा सा प्रेजेंट होगा। यही अगर हम बात करें एनिमल सेल का, तो सेंटर में और लार्ज होगा, ठीक है, सेंटर में होगा और लार्ज होगा, बड़ा साइज का होगा यहाँ पे न्यूक्लियस एनिमल सेल में। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, ठीक है, कहने की बात है, ये न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है, ठीक है, न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है। हमने एक बार एक स्टेटस लगाया था, आप लोगों ने देखा होगा शायद, अगर आप लोग जुड़े हो तो, उसमें हमने दिखाया था कि जो स्टेन हम लोगों ने लास्ट ईयर यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी प्रैक्टिकल में, ठीक है, हम लोगों ने खुद अपना स्लाइड प्रिपेयर किया था, बच्चों ने खुद प्रिपेयर किया था स्लाइड, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रिपेयर किया था, और प्रिपेयर करके उसको फोकस किया था, बाकायदा माइक्रोस्कोप में फोकस करके उन लोगों ने हमें दिखाया कि देखिए सर इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, और बाकी में उसमें क्या दिख रहा था, न्यूक्लियस दिख रहा था। स्टेटस मैंने लगाया, डाला हुआ था, ठीक है। और उसके बाद पॉलन ग्रेन का स्टेटस आपने देखा, पॉलन ग्रेन भी होता है। तो माइक्रोस्कोप इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और मजा आता है माइक्रोस्कोप में हम चीजों को करके और ऑब्जर्व करने में, है ना। एनीवेज, तो क्या हो, कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस जरूरी नहीं, उसमें न्यूक्लियस आपने देखा होगा साइड साइड में भी होता है, तो न्यूक्लियस जरूरी नहीं कि सेंटर में ही हो, लेकिन कहा जाता है जनरली कि न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल में कंपेयरिंग टू प्लांट सेल बड़ा होता है। और हाँ,
जो हमने देखा था वो प्लांट सेल था, ठीक है, जो हमने देखा था वो एनिमल सेल नहीं था, प्लांट सेल था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि साइड में था न्यूक्लियस, आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो हम आपको पिक्चर भेज देंगे, ठीक है, हमारे पास है पिक्चर, भेज देंगे, देखिएगा न्यूक्लियस साइड में था, ठीक है। वो पिक्चर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में स्लाइड प्रिपेयर किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था। और वो क्या था, ऑनियन रूट टिप था। ये ऑनियन रूट टिप का आपको एक्सपेरिमेंट आता है 12th स्टैंडर्ड में करने के लिए बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड्स में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें ऑनियन रूट टिप का स्लाइड प्रिपरेशन का एक प्रैक्टिकल है, उसमें हम लोगों ने किया था, ठीक है। एनीवेज आपको वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल जाता है, लेकिन हम लोगों ने खुद से प्रिपेयर किया था ऑनियन रूट टिप का स्लाइड, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लियस कहाँ दिखा, साइड में दिखा, पेरिफेरल साइड में छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑलराइट, कुछ कुछ एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस बॉटम में होते हैं, कुछ कुछ एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस जो है सेंटर में ही हो एनिमल सेल में, कुछ कुछ बॉटम में होते हैं, एकदम हमारे बेसल मेम्ब्रेन के पास होते हैं, कुछ कुछ सेंटर में होते हैं, कुछ कुछ एकदम टॉप में होते हैं। तो ऐसे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द प्लेस ऑफ योर न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट, it can be present in the center also, ठीक है, it can be present in the center also, ठीक है। अभी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल हम लोग जानते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, यस, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस इज अ इतना सारा देख रहे हैं मार्कर, दिस इज द मार्कर, इतना सारा मार्कर है, कोई काम लायक नहीं है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर contains fluid called nucleoplasm, nucleoplasm, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, दूसरा इसमें फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया होगा, कोई आइडिया है कि डिस्कवर किसने किया था, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से साल में, कोई हमें बता सकता है कि कौन से साल में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, कम ऑन एनीवन प्लीज, यहाँ पे बताइए कि कौन से साल में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। 1938, अच्छा, आर यू श्योर, 1830, 1831, चलो, तो जो मैक्सिमम यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं हम उसी को मानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम आंसर्स सब लोग 1831 ही दे रहे हैं, इसका मतलब एनसीईआरटी में भी यही दिया होगा, है ना, लेकिन है ही तो देगा नहीं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सो डबल मेम्ब्रेन है। अब इस डबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि हमारा जो डबल मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, इस तरह से मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन। डायग्राम उतना हमारा अच्छा नहीं है, बेयर कर लीजिए, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन, ये हमारा जो डबल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है, इस तरह से होता है, और ये सेंटर में क्या होता है, सेंटर में इसका न्यूक्लियर पोर होता है। क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, यानी न्यूक्लियस के अंदर गैप होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, गैप होता है। चलो, हमने ये बनाया, आपको लग रहा होगा कि ये कैसा हमने बना दिया, चलो
एक छोटा सा हम आपको चीज दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि हमारे पास क्या है, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक बॉल है, ठीक है। या फिर मान लो कि ये बॉल है, ठीक है। क्या है, ये एक बॉल है। ये एक न्यूक्लियस है, राउंड न्यूक्लियस है। राउंड होता है न्यूक्लियस, और ये क्या है, राउंड न्यूक्लियस है। अब हम इसको बीच से काट देंगे। क्या करेंगे, इसको सेंटर से ऐसे काट कर अलग कर देंगे। इसका आगे वाला पोर्शन इस आधा आधा करके हम निकाल लेंगे। जब आधा आधा करके निकालेंगे तो कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, या कुछ इस तरह से दिखेगा। न्यूक्लियस इस तरह से दिखेगा, है ना। तो यहां पे मान लो कि ये बॉल है, ठीक है। ये क्या है, बॉल है, बॉल लाइक न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस पे, ठीक है, इस न्यूक्लियस के ऊपर बहुत सारे होल हैं। एक बॉल ले लो, ठीक है, एक बॉल ले लो और उस पर बहुत सारे होल कर दो। एक बॉल को बहुत सारे चारों तरफ होल्स कर लो, ठीक है। हम एग्जैक्टली आपके आंखों के सामने न्यूक्लियस का पिक्चर ला रहे हैं, ठीक है। आंखों के सामने न्यूक्लियस का पिक्चर ला रहे हैं कि न्यूक्लियस ऐसे क्यों दिखता है, ठीक है। ताकि आप लोगों के सामने सब कुछ आना चाहिए, ऐसे फ्लोट होना चाहिए, तब जाके अंडरस्टैंडिंग होगी, तब जाके समझ में आएगा, तब जाके रटना नहीं पड़ेगा। आंखों के सामने जब पढ़ोगे न्यूक्लियस, तो आंखों के सामने न्यूक्लियस आकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, राउंड। और इसमें बहुत सारे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या करते हैं, होल्स कर देते हैं। होल्स करके बीच से काटते हैं, तो कुछ होल्स क्या होगा, साइड से, साइड में होगा होल मान लो, तो कटेगा तो क्या होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। होल्स, ये क्या है, होल्स है, कुछ इस तरह से दिखता है। तो क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है ना। अब अगर टमाटर को बीच से काटते हो तो उसमें दो लेयर ऐसे दिखेगा। टमाटर सिंगल लेयर होता है ना, सिंगल लेयर होता है। दो लेयर का मान लो कि कोई है, खीरा वीरा है, आप बीच से काट रहे हो तो दो लेयर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी दो लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बीच में होल्स की वजह से ये जुड़ जा रहा है। यहाँ पे होल्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ जा रहा है। तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर पूरा भरा रहता है, अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है, ऑल राइट। अब हम क्या करेंगे, अब ये न्यूक्लियस के बीच से हमने काट दिया, तो ये वाला जो अंदर वाला लेयर है इनर मेम्ब्रेन है, और ये बाहर वाला जो लेयर है ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ जुड़ा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे। मान लो कि किसके साथ ये जुड़ा है, ये जुड़ा है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किसके साथ जुड़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये भी किसी दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे जुड़ा है। ये हो सकता है कि ये भी किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा है, ठीक है। तो ये और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसी तरह से ना न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसी तरह से होते हैं ना। और जो इनर आउटर मेम्ब्रेन है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये किसके साथ जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इनर मेम्ब्रेन हमारे मैट्रिक्स की तरफ होंगे सेंटर में, और आउटर मेम्ब्रेन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए भाई, कौन है, स्पॉटलाइट कर देते हैं, है ना। चलो, समझ में आ रहा है। उसके बाद इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर भरे होंगे मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या भरे होंगे, मैट्रिक्स, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, कोई हमें बता सकता है, वो सब कुछ होगा जो साइटोप्लाज्म में होता है, वो सब कुछ प्रेजेंट होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। यानी इसके अंदर हो सकते हैं वाटर, इसके अंदर हो सकते हैं एंजाइम्स, इसके अंदर हो सकते हैं आपके अमीनो एसिड, ग्लूकोज एक्सेट्रा। वो सब कुछ प्रेजेंट होगा जो आपका नॉर्मल एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फोंटना नाम की एक साइंटिस्ट थी, फोंटना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको स्किन सेल में डिस्कवर किया था, स्किन सेल में डिस्कवर किया था,
ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन या एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने इसको आरबीसी में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो पूछा जाता है कि ये आरबीसी में कौन डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, ठीक है, स्किन सेल में कौन डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इसीलिए ये क्या करिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। ऑल राइट, उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है, बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और ट्राई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है, बाई न्यूक्लिएटेड हो सकता है, ट्राई न्यूक्लिएटेड हो सकता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। अब ये कहां कहां किस किस सेल में होता है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। ठीक है, कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, लेट मी पुट दिस चेयर सो दैट आई, बीच बीच में कभी ना मन करे तो बैठ भी जाए हम। ठीक है, मार्कर भी सामने रहेगा। चलो, यहां पे हम लोग लिखते हैं मोनोन्यूक्लिएट। बताओ ये कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है, मोनोन्यूक्लिएट कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है। हाँ, मैमेलियन आरबीसी में नहीं होता है, हम बोल रहे हैं मोनोन्यूक्लिएट कहां हो सकता है। हमारे नॉर्मल सारे सेल्स में मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना। बाई न्यूक्लिएटेड कहां होता है, सोच के बताओ तो, बाई न्यूक्लिएटेड कहां होता है। बाई न्यूक्लिएटेड लिख ले, पैरामीशियम कहां होता है, पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, चलो, ट्राई न्यूक्लिएटेड कहां होता है, कोई बता सकता है ट्राई न्यूक्लिएटेड कहां होता है। यस प्लीज, ट्राई न्यूक्लिएटेड भी पैरामीशियम में ही होता है, लेकिन अलग अलग स्पीशीज में होता है। ठीक है, हमारा जो पैरामीशियम है वो अगर बाई न्यूक्लिएटेड है तो कहां होगा, वो पैरामीशियम काउडेटम, और ये पैरामीशियम ट्राइन्यूक्लियस कहां होता है, पैरामीशियम ऑरेलिया। ठीक है, कहां होता है, पैरामीशियम औरेला या औरेलिया, ये काउडेटम। ठीक है, ट्राई न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड तो मैंने बताया ही, कई सारी जगहों पर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये था नंबर में, ये था आपका नंबर, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियस जो होता है साइज क्या होता है। तो न्यूक्लियस का साइज हम अब्रप्टली हम लोग नोट कर लीजिए आप लोग कि न्यूक्लियस का साइज अब्रप्टली कितना होता है। मोस्टली न्यूक्लियस जो है 15 to 20% ऑफ द सेल को ऑक्युपाई करता है। कभी कभी किसी किसी सेल में ये न्यूक्लियस 60% भी प्रेजेंट होता है, किसी किसी सेल में ये न्यूक्लियस 60%। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे जो पैरेंकाइमल सेल्स होते हैं, पैरेंकाइमल सेल्स, उसमें हमारे ये 20% ये ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, 20% ये ऑक्युपाई करते हैं। हमारे थाइमस हैं, ठीक है, हमारे थाइमस हैं, थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं,
थाइमस प्रेजेंट होते हैं हमारे कहाँ पे, हार्ट पे। ये हमारा हार्ट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट है। तो इस हार्ट के ऊपर थाइमस प्रेजेंट होता है। थाइमस में क्या होता है, अराउंड 60% एरिया थाइमस पे होता है। कॉलमिनर पे 20% 15%, ठीक है, आपके एरिया न्यूक्लियस कवर करता है। न्यूक्लियस लार्ज साइज ऑर्गेनल होता है, और इसीलिए जब हम लोग स्टेन करते हैं तो सबसे पहले जो दिखता है वो होता है न्यूक्लियस। सबसे जो क्लियरली दिखता है वो होता है न्यूक्लियस। कभी कभी जब स्टेनिंग करने के बाद जब माइक्रोस्कोप से फोकस करेंगे कोई ऑर्गेनल नहीं दिखेगा, हमें न्यूक्लियस जरूर दिख जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियस होता है, क्लियर है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो हमारे न्यूक्लियस लार्ज साइज होते हैं, हमारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, लार्ज साइज होते हैं। और सेंटर में मोस्टली ज्योमेट्री इसका होता है कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंटर में। लेकिन ये मैक्सिमम एरिया यानी सबसे ज्यादा एरिया ऑक्युपाई करता है। एनिमल सेल में 15 to 20%, किसी में 20-30%, किसी में 60% ये एरिया को ऑक्युपाई करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका शेप का। तो शेप की अगर हम बात करेंगे तो ये शेप जो है ये राउंडेड होगा। क्या होगा, शेप राउंडेड होगा। क्या कह सकते हैं, क्या ये क्यूबॉइडल हो सकता है, ऑफ कोर्स ये क्यूबॉइडल भी हो सकता है, ठीक है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है। ये राउंडेड, ओवल, क्यूबॉइडल एक्सेट्रा डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट शेप्स में। बट मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग राउंडेड देखते हैं। यानी जब मैच्योर हो जाता है कोई भी न्यूक्लियस सेल मैच्योर होता है तो मोस्टली राउंडेड या ओवल ही हमें दिखाई देता है, ठीक है। कभी कभी ये मान के चलिए डिस्क शेप भी दिख जाता है, डिस्क शेप भी दिख जाता है, डिस्क शेप, ठीक है। तो हमारे डिफरेंट इसके शेप्स हैं, न्यूक्लियस के क्या है, डिफरेंट शेप्स हैं, क्लियर है। हमने क्या देख लिया अभी तक, हिस्ट्री इसका थोड़ा सा देखा, हमने इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा, हिस्ट्री देखा इसका, इसमें क्या क्या होता है, कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिया हमने। फिर इसके साइज, शेप और वेट के बारे में हमने देखा है ना, साइज शेप के बारे में देखा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पे दिया। देखिए क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का क्या मतलब होता है, क्यूबॉइडल हमारे नॉर्मली जो सेल्स इमेच्योर होते हैं, किसी किसी सेल्स में जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उनमें देखा गया है। क्यूबॉइडल बहुत कम आपको जगह पे मिलेगा कि यहाँ पे क्यूबॉइडल होता है, ठीक है, इमेच्योर सेल्स में आपको मिलेगा कभी कभी, राइट। क्यूबॉइडल सेल्स ओवल और राउंडेड ही हम सब जगह देखने को मिलता है यहाँ पे, ऑल राइट। अच्छा, क्यूबॉइडल ज्यादातर हम कहाँ पे देख सकते हैं, प्लांट सेल में ही देखने को मिलता है, प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है, राइट। तो ये है आपका शेप। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो पहले हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बात कर लेते हैं, आउटर एनवेलप, ठीक है, आउटर एनवेलप के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप इज द इट्स फर्स्ट मेजर पार्ट। हम एक एक करके पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट क्या है इसका, इसका पहला पार्ट, अच्छा केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन वो भी जरूरी है जानना, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डीएनए, ठीक है, यहाँ पे होता है डीएनए, यहाँ पे होता है एंजाइम, यहाँ पे होता है एंजाइम, यहाँ पे होता है प्रोटीन, यहाँ पे होता है आपको लिपिड, यहाँ पे होता है मिनरल, यहाँ पे होगा कैल्शियम, यहाँ पे होगा मैग्नीशियम, यहाँ पे होगा पोटेशियम, यहाँ पे होगा सोडियम, ये सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, ये सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो भी हम लिख देते हैं, ठीक है। डीएनए कितना होता है, 9 to 12%। एंजाइम यहाँ पे कितना होगा, एंजाइम यहाँ पे होगा अराउंड 65%। एंजाइम प्रोटीन सब मिलाकर कितना हो सकता है, अराउंड 65%, ठीक है। यहाँ पे लिपिड कितना हो सकता है, यहाँ पे लिपिड्स हो सकते हैं 3%, बहुत कम। यहाँ पे मिनरल्स कितना हो सकता है, यहाँ पे मिनरल्स हो सकता है, मतलब ये सब मिनरल है, ठीक है, ये हमारा कैल्शियम है, ये सब मिलाकर हम बताएं अगर
ठीक है, अदर देन फॉस्फोरस। मिनरल्स की नहीं, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मिनरल का, ठीक है, तो मिनरल में बहुत कुछ है। मिनरल में क्या है, बहुत कुछ है मिनरल। उसके बाद कुछ ये अराउंड मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, ठीक है, प्रोटीन्स अलग से दिया है। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन स्पेशली अगर बात करें हिस्टोन प्रोटीन करीब 15% यहाँ पे प्रेजेंट होता है हिस्टोन। ठीक है, बाकी सब ट्रेस अमाउंट, हम कह सकते हैं बाकी सब प्रेजेंट होता है ट्रेस अमाउंट में, यानी थोड़ा सा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसका मेजर यहाँ पे हम ना नहीं लिखे। ट्रेस अमाउंट मान के चलिए, बाकी सारे मिनरल्स कितने होते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन और बाकी सारे डीएनए एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये है केमिकल कॉम्पोजिशन। ये क्या है, दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियस, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है, देन हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, अच्छा एक मिनट, इससे पहले हम कुछ बताएं, कैरियन का मतलब क्या है, व्हाट यू मीन बाय कैरियन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हमने पढ़ा था। कैरियन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैरियन, चैट बॉक्स में डालिए। शिवानी और वैष्णवी का आंसर आ गया। प्राची का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। निधि कुमारी, प्रशांत राज, इन दोनों का भी आंसर आ गया, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। संजना का भी आंसर आ गया, भारती का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। कैरियन यानी न्यूक्लियस को कहते हैं, है ना, कैरियन किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। तो न्यूक्लियस के एनवेलप को, और थीका यानी, थीका किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय थीका, व्हाट डू यू मीन बाय थीका, थीका मीन्स, हाँ शिवानी बोलिए, हिंट दे, हिंट दे, ओके। हम इसको डर्मिस भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी डर्मा। यस, अनुष्का ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। ठीक है, यानी ई एन बी ई एल ओ पी ई, एनवेलप। थीका का मतलब होता है एनवेलप, यस। सो एनवेलप यानी थीका, ई एन बी ई एल ओ पी, एनवेलप। ठीक है, कैरी ऑन और थीटा, सो न्यूक्लियर, न्यूक्लियस का एनवलप, सो इसको हम कह सकते हैं कैरियो थीटा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कैरियो थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, कैरियो थीटा। अच्छा चलो, अब बताओ प्लाज्मा लेमा किसको कहते हैं, व्हाट इज प्लाज्मा लेमा, व्हाट इज प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा लेमा मतलब मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी ये भी एक तरह का मेम्ब्रेन है। किसका मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन हम बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ये किसका मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का है, तो हम इसको न्यूक्लियोलेमा बोल सकते हैं। यस, यस, इसको हम न्यूक्लियोलेमा या कैरियोलेमा भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं, कैरियोलेमा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है,
ये किससे बना है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपोप्रोटीन लेयर। इट्स अ लिपोप्रोटीन लेयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ लिपोप्रोटीन लेयर। ठीक है, नोट करिए ये क्या है? एक लिपोप्रोटीन लेयर है। इसका जो थिकनेस होता है 60 टू 90 आर्मस्ट्रॉन्ग इसका थिकनेस होता है। 60 टू 90 आर्मस्ट्रॉन्ग इसका क्या होता है? थिकनेस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। इसके सरफेस के ऊपर भी राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। यस, ऑफन इट हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। it has ribosome on its सरफेस पर राइबोसोम भी होता है। तो क्या यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है, ऑन इट्स सरफेस साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स। ऑलराइट, ओके, ये किससे कनेक्टेड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट है ना। उसके बाद ओके, करेक्ट, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्शन, राइट। अब हमारा जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ रहेगा, आउटर मेम्ब्रेन जो है हमारे इस तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहेगा। और दूसरी बात, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो न्यूक्लियस का ये मान लीजिए इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है? इनर मेम्ब्रेन। और ये मान लीजिए क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन है, यानी ये है इसका इनर मेम्ब्रेन, ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसको हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, इसको हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ऑलराइट, ऑलराइट। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमने क्या बोला कि परफोरेशंस होते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? पोर कहते हैं। और हमारे जो मेम्ब्रेन होते हैं, यही एक जगह है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या होते हैं? यहाँ पे मेम्ब्रेन दूसरा, यहाँ पे दूसरा मेम्ब्रेन है, और ये जो जगह है यहाँ पे कुछ नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस। और यहीं से मटेरियल सारा निकलता और जाता है, आता जाता है मटेरियल इसी के थ्रू, इसी पोर्स के थ्रू मटेरियल आता जाता रहता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू आता जाता रहता है। ठीक है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये कितना नंबर ऑफ पोर्स होगा। कुछ लोग पूछेंगे सर कितना होता है पोर? यहाँ पे बहुत सारा होता है। डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ सेल द न्यूक्लियर पोर डिफर्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर जो है वो डिफर करता है बेस्ड ऑन इट्स साइज। चलो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पोर में क्या होता है? परमिएबिलिटी होता है, सो दैट दे कैन अलाउ द राइबोसोम टू पास थ्रू, दे कैन अलाउ द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड टू पास थ्रू। ठीक है, इससे मूव कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट। जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है, ठीक है, जब सेल हमारा डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस क्या होता है? डिवाइड होता है। Yes, they are permeable to maximum of material. They are permeable to maximum of material. So they have the permeability. ठीक है, but it is not fully permeable. It is selective permeable. So this membrane is a selectively permeable membrane. हम यहाँ पे लिख सकते हैं. So permeation is very selective, है ना? Selective permeable membrane. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। सेलेक्टिव परमिएबल में सेमी परमिएबल में अंतर होता है। ठीक है, इट्स सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत कम अंतर है, बराबर ही बात है, कुछ कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। सो आधा कह सकते आएगा आधा नहीं आएगा, तो दैट इज सेमी परमिएबल। सेलेक्टिव यानी कुछ ही को सेलेक्ट करेगा, या हो सकता है मैक्सिमम को सेलेक्ट करे, लेकिन सेलेक्ट करके ही अंदर आने देगा। पर्टिकुलर ही वो होता है कौन सा मॉलिक्यूल आ रहेगा और कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा। दैट इज सेलेक्टिव मॉलिक्यूल, दैट इज सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो इसका फंक्शन क्या है?
बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है भैया न्यूक्लियर एनवेलप का। क्या फंक्शन है? पहले तो मटेरियल आने जाने देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करेगा, ये तो साइटोप्लाज्म से पहले तो डिफर करेगा, है ना। बाहर के क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। तो न्यूक्लियस के प्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का क्या करेगा, ये एक बैरियर है, एक दीवार है, ठीक है। दीवार का काम करेगा, सेपरेट करेगा। क्या करेगा, सेपरेट करेगा। क्या होता है कि दूसरी बात हम याद रखिएगा, ये मूवमेंट तभी होता है यहाँ पे जबकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का सवाल आता है। कॉन्सेंट्रेशन का क्या आता है, सवाल आता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ ने मैक्सिमम जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से ही मूवमेंट होता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात क्या करेगा, जो एक्टिव एक्टिव राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो एक्टिव होते हैं राइबोसोम्स, उनके एंट्री को ये आने नहीं देगा, इसको रोक लेगा, क्योंकि अंदर आ जाएगा तो फिर ये इसके मेटाबॉलिज्म में, सेल के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। कैसे आएगा ये चीजें हम लोग आगे आगे देखते जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, ये सब चीजें ये सिंथेसाइज करने का काम करता है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है। ऑल राइट, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट क्या रहता है इसके अंदर का, प्रेजेंट प्लाज्म यानी मैट्रिक्स, यानी इसके अंदर का मैट्रिक्स, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है। समझ में आ रहा है? बोलो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाइए और बूंदाबांदी या फिर बरसात कर दीजिए टिक का। यस, हाँ बरसात हो रही है, अभी तो बूंदाबांदी चल रही, नहीं बरसात हो गई है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कोई अगर समझ में नहीं आया, डाउट है, तो आप लोग चैट बॉक्स में तुरंत तुरंत डालते जाते हैं और हम उसका आंसर बताते जाते हैं, सो करते रहिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया, आइडिया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया, बताइए तो। स्टाहल, मेसेल्सन, मेसेल्सन स्टाहल, शायद वो नहीं है, तो क्या है, हर्टविग। हर्टविग का नाम सुना होगा आपने, हर्टविग, 1838 ना, 88, याद नहीं आ रहा, 93, अच्छा। हर्टविग, हर्टविग ने डिस्कवर किया था। हर्टविग, अरे आई एम, आर यू श्योर हर्टविग ने किया था? ओके, हर्टविग ने किया था, हर्टविग ने किया था, कब किया था, 18, फिर इनका नाम क्यों लिया गया, इनका नाम आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो लोग कुछ डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, चले जाते हैं, उनका नाम नहीं आता है, कुछ लोगों का नाम आ जाता है ना। क्या होता है कि ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने डिस्कवरी तो किया लेकिन उनको कोई नाम नहीं मिला, है ना। डिस्कवरी किया उन लोगों ने लेकिन नाम नहीं मिला, उसके नाम को किसी और ने चुरा लिया, नाम को किसी और ने चुरा लिया, उसके आइडिया को किसी और ने चुरा लिया। ऐसा हमारे बहुत पुराने साल से आ रहा है। थॉमस आल्वा एडिसन, हाँ थॉमस आल्वा एडिसन ने किसका जो क्रेडिट ले लिया था, हमारे एक जो आविष्कार किए थे हमारे जनरेटर का या एसी या डीसी का, जो आविष्कार किए थे, क्या नाम है उनका, बताइए तो। जिन्होंने एसी या डीसी पे काम किया था, एसी डीसी पे, क्या नाम है वो साइंटिस्ट का, किसी को नहीं पता है? चार्ल्स ब्रश, ना ना, अब
इनके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, सोचिए, ठीक है, और मुझे बताइएगा। चलो हम आज उनका यूनिट, उनके नाम से एक यूनिट भी है, उनके नाम से एक यूनिट भी है करंट में। क्या है? टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला, टेस्ला एक यूनिट है और वही है वो साइंटिस्ट टेस्ला, जिनके पास अथाह नॉलेज था, बहुत सारा नॉलेज था। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरी ऐसे किए, लेकिन उनके डिस्कवरी को खत्म कर दिया गया, उनके आइडिया को चुरा लिया गया। बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई है, बहुत ही बेहतरीन। उनका हिस्ट्री पढ़िएगा तो रोना आ जाएगा, ऐसा खराब हिस्ट्री है उनका। यानी उनका जो उन्होंने लैब सेटअप किया था वो लैब जल गया, बहुत सारे स्ट्रगल किए उन्होंने। लास्ट में किसी एक अनजान अज्ञात कमरे में उनकी लाश मिली। बहुत ही मतलब दर्दनाक उनका स्टोरी है, पढ़िएगा। ठीक है, खैर हर्टविग ने डिस्कवर किया था 1893 में। ठीक है, हर्टविग ने 1893 में डिस्कवर किया था। ऑलराइट, और बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म का, बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म का। न्यूक्लियोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियोप्लाज्म को डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, स्ट्रासबर्गर, बर्गर ने डिस्कवर किया था। कौन से साल में बर्गर ने डिस्कवर किया? बर्गर ने डिस्कवर किया 1882। आपके बुक में है। और भी कई सारे हिस्ट्री है, हम बताना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा टाइम जो है, टाइम हमें जो है इजाजत नहीं दे रही कि और सारे हिस्ट्री हम बताएं। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? चलो, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं आपको, अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पहले तो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, एंजाइम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जनरल प्रोटीन्स, और भी कई सारे प्रोटीन्स होंगे। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आयॉन्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, आयन्स होंगे, ये सब चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आरएनए होगा, यस वेरी गुड, आरएनए होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? आरएनए होगा। उसके बाद इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स है ना, क्रोमैटिन फाइबर्स तो छोड़ो, क्रोमैटिन फाइबर्स का डालो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। वाटर भी प्रेजेंट होता है भाई, वाटर के बिना कुछ भी है? कुछ नहीं है, वाटर भी होता है इसके अंदर। इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर आपको कुछ और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स है। फिर क्या होता है इसमें? अच्छा, कैल्शियम प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे, पोटेशियम प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे, सोडियम प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीजें क्या होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स में कुछ एंजाइम्स के नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे एक होता है पॉलीमरेस एंजाइम, पॉलीमरेस एंजाइम होता है, लाइगेस एंजाइम होता है। ठीक है, उसके बाद एंडोन्यूक्लियस होता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं यहाँ पे। उसके बाद और भी कई सारी चीजें होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे चल के। फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फॉस्फेट्स होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको क्या होता है? फॉस्फेट्स होते हैं। उसके बाद हाँ, ये सब चीजें यहाँ पे होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें जनरली आपके बुक में क्या लिखा जा सकता है, तो न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स होता है, ये लिखा होगा। न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये लिखा होगा। ठीक है, ये सब चीजें अभी रटने के लिए आपके बुक में लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं बताया है। ठीक है, क्योंकि ये रटने का चीज है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे डीएनए का जो कॉम्पोजिशन होता है, डीएनए जो बनता है, वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और वो न्यूक्लियोसाइड से ही न्यूक्लियोटाइड बनेगा, है ना। और यहाँ पे रटने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। और हमके एनसीईआरटी बुक में तो नाम मात्र होगा सिर्फ, क्योंकि इसका जो डिटेल है, इसका जो डिटेलिंग है, ये अगले चैप्टर में है, बायोमोलिक्यूल्स में है। डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर अगले चैप्टर में है, बायोमोलिक्यूल्स में है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, ये अगले चैप्टर में दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिस्कस नहीं किया है, बट ठीक है, बाकी सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है यहाँ पे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होते हैं? फंक्शंस क्या होते हैं इसके? इसके फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म के फंक्शन है
हमारे एंजाइम्स यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाना, ठीक है, यहाँ क्या करवाना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाना, आरएनए सिंथेसाइज करवाना, डीएनए फॉर्मेशन करवाना, क्रोमोसोम बनाना बिगाड़ना, ये सब चीजें यहाँ पे होती है। ये सब चीजें क्या होती है, यहाँ पे होती है, ठीक है। ऑलराइट, तो हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टोर हाउस है ये, ठीक है। क्या है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो सारे मटेरियल होता है जो डीएनए आरएनए के बनाने में मदद करता है, वो सब कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सारे मटेरियल यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है, ऑलराइट। चलिए इसको मिटा दे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो हो गया, ऑलराइट। अगले क्लास में आएंगे, ठीक है। अभी के लिए मात्र इतना ही है। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में, डीएनए कैसे फॉर्म होता है, थोड़ा सा जिस्ट पढ़ेंगे, क्रोमोसोम कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम के टाइप्स पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा लगभग लगभग 95% खत्म। फिर एक और क्लास आएगा, इसमें सीलिया और फ्लैजेला और बाकी सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर कर देंगे बाय, ठीक है। तो 2 क्लास और लगेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पेशेंटली रहिए, हो सकता है कि अगले चैप्टर अगले क्लास में ही थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा और एग्जिस्ट करके खत्म कर देंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में मान के आइएगा कि आज चैप्टर खत्म होने वाला है और मैक्सिमम हो ही जाएगा, ठीक है। बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, ये कोई कहा नहीं जा सकता है कि इतना परसेंट आएगा, ठीक है। किसी किसी ऐसे में हो सकता है कि आए ही नहीं, एक भी नहीं आए, किसी में हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन आ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। बाय, लेकिन आते जरूर है, ठीक है, आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं, हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ना है। हम्म। बाय।